जय हिंद, जय नेताजी, जय आजाद हिंद सरकार। साथियों, आज ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे साथ दो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना तन, अपना मन, जो कुछ आज तक कमाया, वो इस रहस्य को खोलने में लगा दिया कि 18 अगस्त 1945 के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो रहस्यमय तरीके से कहीं चले गए थे, उनके साथ क्या हुआ। और मैं इनको एक बात की मुबारकबाद देता हूं कि जो काम हमारे देश के इतिहासकारों को करना चाहिए था, उसी समय से वो काम इन दो पत्रकारों ने किया। और मुझे अपने देश के इतिहासकारों के ऊपर शर्म आती है कि भारत के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, जहां बड़ी बड़ी रिसर्च आधुनिक भारत के ऊपर कराई जाती है, राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर कराई जाती है, उंगलियों पे कोई मुझे गिना दे कि कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय में और कौन से विश्वविद्यालयों के अंदर नेताजी पे और आजाद हिंद फौज के ऊपर कभी हमारे इतिहासकारों ने यह भी सोचा हो कि शोध कराई जा सके। और इस दौरान जो हमारा सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि जो आजाद हिंद फौज के लोग जीवित थे, जो आजाद हिंद सरकार के लोग जीवित थे, जो इंडिया इंडिपेंडेंस के लोग जीवित थे, जो वो प्रवासी भारतीय जीवित थे जिन्होंने सब कुछ दे दिया था भारत की आजादी के लिए, उनके साक्षात्कार लेकर के, उनके अनुभव हमने खो दिए। सब बहुत कम मौजूद है, बहुत कम मौजूद है। तो मैं इस कार्यक्रम में अनुज जी, चंद्रचूड़ जी, आप दोनों का स्वागत ही नहीं करता, बल्कि तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस देश के इतिहासकारों को भी आईना दिखाया है। इसलिए, और ये मुझे खूबी लगी इसमें कि आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर नहीं किया इसमें। नहीं, आपने जो लिटरेचर आया है नेताजी पे, उसमें से जो रिलेवेंट एस्पेक्ट है, जो मायने रखते हैं एक बिल्डअप करने को, एक नई चीज, आपने उनका इस्तेमाल किया है। आप हाइपोथेसिस और वो नहीं लेकर के चले हैं। हाइपोथेसिस, स्पेकुलेशन, इनसे हम दूर रहे हैं और जो हम बहुत केयरफुल रहे हैं एक चीज़ पे कि कोई भी स्टेटमेंट हम देंगे तो वो फैक्ट बेस्ड, डॉक्यूमेंट बेस्ड होगा, एविडेंस बेस्ड होगा। हमारा डिडक्शंस जो होंगे वो एविडेंस बेस्ड होंगे, लॉजिकल होगा, रैशनल होगा। आइदर यू कैन एग्री और यू कैन डिसएग्री, यू कैन लॉजिकली चैलेंज आवर कंक्लूजन। आई कुड सी दैट। मैंने देखा इस किताब में, आप 2-3 जगह मैंने देखा इसमें कि जहां आपने किसी ब्यूरोक्रेट के रूल को क्रिटिसाइज किया है, आपने आगे ये भी बताया कि भाई यहां इसने ये ईमानदारी की, हाँ, यहाँ ये चीज इसने ठीक की, समझे ना। लेकिन जो बायस्ड हिस्टोरियन होगा वो ये काम नहीं करेगा। वो तो है, वो आधी बात निकाल के ठोक देगा वहां पे, हाँ, पूरी बात नहीं रखेगा। सिलेक्टिव होना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। लेकिन अनुज जी, ये बताइए मुझे कि 2 किताबें आने के बाद, और बहुत अच्छी किताबें आने के बाद, एक बहुत बड़ा, मतलब मैं क्या कहूँगा, हंगामा शब्द तो इस्तेमाल नहीं करूँगा, लेकिन एक बहुत बड़ी जागृति दोबारा से देश में खड़ी हुई। जो एक डेड इशू बनता चला जा रहा था, एक जागृति खड़ी हुई। तो फिर आपने उन 2 किताबों के आने के बाद में आपने ये तीसरी किताब लाने की जो की, इसके पीछे आपके दिमाग में क्या था? चौथी होगी सर किताब, चौथी है। नहीं, मतलब नेताजी वाले पे। हाँ, नेताजी की चौथी हो गई और उसमें नहीं, चौथी कैसे? पहली मेरी बैक फ्रॉम डेड, दूसरी इंडियाज बिगेस्ट कवर अप 2011 में। हाँ, उसके बाद हमारी कनंड्रम हम दोनों की आई। अच्छा, चौथी। अच्छा, पहली वाली, सबसे पहली वाली मैंने मिस की है, साल 2004 में। वो मैंने मिस की है। अब सर उसमें हुआ ये कि जो किताब 2004 में लिखी गई थी, वो 2004 में जो इन्फॉर्मेशन मुझे अवेलेबल, आई गेट इट, उसके बेस पे और उस समय के हालात के हिसाब से लिखी गई। साल 2011 में मैंने इंडिया बिगेस्ट कवर अप लिखी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन जो मुझे उस समय अवेलेबल है। तो पहला फ़र्क इस किताब में और पिछली किताब में ये है कि ये किताब 2025 के हिसाब से लिखी और हमारा शुरुआत से ही जब हम इस पूरे केस में जुड़े हैं, काम किया, हमारा काम सिर्फ लोगों को बताना नहीं कि
नेताजी का सच क्या है। हम इसको लेकर चलते हैं कि जैसे कोई भी मान लीजिए यहाँ भारत में या विदेशों में या कहीं पे भी कोई मर्डर मिस्ट्री हो या कोई मिस्ट्री होगी, ये हो गया, तो लोग उसको सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो मान लीजिए कि एक कहानी है कि यहाँ पे उसका खून हो गया, तो लोग पता लगाने क्यों हुआ, क्या हुआ, किसने किया और उसका क्या सोल्यूशन, क्या प्रॉब्लम है। तो हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग हैं, तो हम लोग इसमें न केवल हमने पूरी प्रॉब्लम को समझा है, उसका सोल्यूशन भी हम लोगों ने दिया। तो ये किताब 2025 के साथ। देखिए, मैं अपने जो हमारे लिसनर्स हैं उनको एक बात बता दूं, अनुज ने यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। आपने नोट किया कि 2004 में जो पहली किताब आई वो उस पे आई कि हम पे जो उस समय तक के साक्ष्य हमारे को उपलब्ध थे, हमारे सामने थे, ठीक है। अब उसके बाद में जब 2011 में आई तो कई और साक्ष्य सामने आ गए थे, कई और रिपोर्ट सामने आ गई थी, कई और चीज़ें सामने आ गई थी, तो आप उससे 2 कदम आगे बढ़े, ठीक है। और उसके बाद फिर 16 के अंदर जब दोबारा कई फाइल डिक्लासिफाई हुई, कई और बातें हुई, तो आप आगे बढ़ करके आप अगली किताब के ऊपर। तो उसके अलावा सर एक चीज़ और है कि हम लोग ये भी देख रहे हैं कि क्योंकि इतने इन सालों में हमारा भी एक तजुर्बा है कि हम अलग अलग लोगों से मिलते रहे, आपसे बातचीत कर रहे हैं, जो अपने लेक्चर दे रहे हैं देश में विदेश में। थोड़ा सा हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जनता चाहती क्या है, लोग के पढ़ने का कितना उनका कितनी कैपेसिटी कितनी है। तो बहुत मोटी किताब लोग पढ़ते हैं, तो एक किताब पर कितना साइज में लिखने का तरीका क्या हो, कैसे हम पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे, तो लोगों को समझते हुए देखते हैं कि समाज कितना एक्सेप्ट करने का। क्योंकि मैं तो अकेडमिक हूँ, आप अकेडमिक हैं, हम लोग तो बैठ के पागलों की तरह हज़ार पढ़ने की जो फोटो पढ़ते हैं, लेकिन आम व्यक्ति के पास में 1000 पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वो उस तरीके से और भाषा जो है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि अगर मैं एक कंपाइलेशन डॉक्यूमेंट का कर दूँ, मैंने एक किताब लिखी थी जिसका सुभाष से कंपाइलेशन था, वो डॉक्यूमेंटेशन कंपाइलेशन था। तो कंपाइलेशन करने से वो समझ किसी को नहीं आता, तो आपको इसको पूरे कहानी में जोड़ना पड़ेगा। देखिए, इसीलिए मैंने जो कहा कि हिस्टोरियन से आगे गए, क्योंकि आप देखिए 1976 के अंदर ट्रांसफर ऑफ पावर वॉल्यूम्स छप गए थे। हाँ। हैं, मुझे बताइए, एक सुमित सरकार को छोड़ के हमारे और कितने ये बड़े बड़े हिस्टोरियन जो नाम थे, इन्होंने अपनी किसी टेक्स्ट बुक तक में चेंज किया? किसी ने नहीं किया है। नहीं जी, अब वो बता रहा हूँ, एनसीईआरटी की किताब में आज तक लिखा हुआ है बिपिन चंद्रा वाला कि नेताजी की डेथ हो गई 18। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, नहीं, मैं नाम लूंगा पर मैं इसे ये बोलूँगा कि जो इतने बड़े ब्रांड वाले हिस्टोरियंस, एकेडमिक हिस्टोरियंस हैं, उनका कुछ किताब पढ़े इंडिया इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के बारे में या इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, समझना मुश्किल हो जाता है कि आप हिस्ट्री के किताब पढ़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं या लेफ्ट का मैनिफेस्टो, या लेफ्ट का मैनिफेस्टो पढ़ रहे हैं। बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, आपने अनुज का जो किताब का जिक्र किया, आई थिंक इट्स ऑलवेज गुड टू गो बैक टू द रूट्स। हमें वो स्टार्टिंग पॉइंट था, तो उस टाइम पे ना इतना सोशल मीडिया का कुछ था, इन्फ्लुएंस था, या फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का भी इस मुद्दे पे इतना इंटरेस्ट कुछ था नहीं। बैक फ्रॉम डेट जब निकला 2004 में, 4 में लिखा था, 5 में। हाँ, तो मुखर्जी कमीशन रिपोर्ट पब्लिक होने से पहले ही इसका किताब आ गया था। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। 2 मेन न्यूज़पेपर्स में रिपोर्टेड हुआ था। एक में अच्छा सा इंटरव्यू आया था विद इस फोटो डीएनए में, और एक आया था इंग्लैंड के द गार्डियन में। तो गार्डियन में इंटरव्यू नहीं था, पर गार्डियन में दे कोटेड हिम, दे टुक हिज व्यू। तो बस ये दोनों का जो इम्पैक्ट हुआ कि इन अमंग द यूथ जिनका इंटरेस्ट इस इशू पे था, हम तो ढूंढते थे कि क्या है क्या नहीं है, क्या है वो। 2005 में मुझे बता रहा है कि लंदन के जो गार्डियन अखबार था, गार्डियन, उसके अंदर उन्होंने मुझे कोट किया और गुमनामी बाबा की स्टोरी को वहाँ पर डाला। तो इंटरनेशनल लेवल पे गुमनामी, तो ये उसके बाद से, तो दैट वाज द रूट ऑफ दिस होल मूवमेंट। जो हम वी वर यूथ एट दैट टाइम, अभी भी है, पर तभी और एक बात मुझे बताइए, मेरा सवाल है कि गुमनामी बाबा में जो इतना इंटरेस्ट जनरेट हो चुका था, इन द सेंस कि पब्लिक में, अगर मान लो अखबारों में नहीं था, लेकिन इतने बड़े बड़े लीडर उनसे जाके मिलते थे, देश के हस्तियाँ मिलती थी, यहाँ के आईबी उन पे नज़र रखती थी, यूपी की सीआईडी उन पे नज़र रखती थी। क्या ब्रिटिश इंटेलिजेंस, MI5 और ये जो थे सब थे, या अमेरिकन इंटेलिजेंस या फ्रेंच इंटेलिजेंस,
क्या कोई ऐसा भी सबूत मिला कि इन्होंने भी गुमनामी बाबा पे कोई नज़र रखी हो? क्योंकि पोस्ट में तो ये हमेशा इंटरेस्टेड रहे हैं। एक उसमें एक ये था कि जब हमें इंडिकेशन दिखाई दी तो हमने जो इस तरह मेंशन भी किया कि अपना दिस इज नॉट गुमनामी बाबा, बट एक शॉलमारी साधु का कांड हुआ था 60 में, तो उसमें हॉलैंड का जो एम्बेसी थी उन्होंने इंक्वायरी करवाई थी उसमें। तो अगर हॉलैंड वाले जिनका कुछ बात को समझ में नहीं है, अगर वो इंक्वायरी कर रहे हैं तो 100% नहीं, वो तो फिर तरीका होगा ना कि इंग्लैंड ने कुछ सीधे ना आकर के पिक्चर में हॉलैंड के थ्रू करा दिया है, लेकिन गुमनामी बाबा के क्योंकि डीप स्टेट नहीं, तो if विद इन you डीप स्टेट remember- काम करती है। If you- अगर आए तो उसमें कहानी निकल के आ रही है कि जो CIA जो अमेरिकन इंटेलिजेंस है, उनका एक विंग है जो अखबारें पढ़ के इंटेलिजेंस करेगी। हमारी भी है सबको कि एक बहुत अच्छा तरीका होता है, अगर मुझे मान लीजिए पाकिस्तान के बारे में जानना है तो मैं वहाँ के अखबारों को पढ़ूंगा, मीडिया को पढ़ूंगा, आपको बहुत जान मिलेगा। तो एक का एक विंग था CIA का, अभी भी है, उसका नाम ओपन सोर्स सेंटर था, वो चेंज कुछ कर दिया, लेकिन वो सेंटर तब भी था। तो उनकी जो रिपोर्ट है उस पर्टिकुलर पीरियड की 1985-86 की, तो उसमें उन्होंने गुमनामी वाला की डेथ को नोट किया और बोला कि इसके बारे में राजनारायण जो भारत के जाने माने नेता है, उन्होंने पब्लिकली बोला कि ये अभी सुभाष बोस थे और इनकी मृत्यु से उनको बहुत धक्का पहुँचा दिमाग में। तो ये वहाँ पर इंडिकेशन मिल गया। और एक इंडिकेशन और जो हमने यहाँ डाला डिक्लासिफाइड फाइल से निकल गया, ये CIA से निकालने हैं रिपोर्टें। हमारे ट्विटर के थ्रू हम लोगों ने अमेरिका में अप्लाई किया, वो उनके वहाँ पे कुछ सूचना का अधिकार है वहाँ से। तो अमेरिका में उसमें गुमनामी बाबा का नाम तो नहीं, लेकिन उसमें ये मेंशन है कि 1964 में अमेरिका में CIA को ये खबर दी गई कि सुभाष बोस जीवित है, भारत में है, और नेहरू के खिलाफ जो ग्रुप है, उनके जो खिलाफ में जो लोग हैं उनके साथ में जो And no, not only that, it's also the Hindu right wing. They specifically mentioned कि the Hindu right wing का जो एंटी नेहरू मूवमेंट चल रहा था या मेंटालिटी एटीट्यूड था, ये दिस वाज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेताजी आफ्टर ही केम बैक टू इंडिया। तो ये स्पेकुलेशन चल रहा था। अब मुश्किल हमें ये हो रहा है सर कि नहीं, पर इस स्पेकुलेशन में एकदम है। जब आपने किताब में कहीं लिखा है, मुझे याद है इसमें पिछली वाले में इसमें कि RSS के जो चीफ हैं, नहीं वो भी जाकर आई एम कमिंग टू दैट मिले पॉइंट, गुमनामी बाबा से। आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अब ऐसा हो रहा है कि ये ग्लिम्सेस जो हमें मिल रहा है, दे आर फ्रॉम द डिक्लासिफाइड फाइल्स व्हिच आर नॉन इंटेलिजेंस डिक्लासिफाइड राइट, फाइल्स। जो क्लासिफाइड है उनमें क्या चीज़ अब है असली? याद कीजिए, आप इस बात को हमें दिमाग में रखना चाहिए कि 1968 तक आपका स्पेशल लियाजन ऑफिसर MI6 का बैठा हुआ था आपके दिल्ली में बैठा हुआ था, MI5 का। तो 68 तक रेगुलर इंटेलिजेंस एक्सचेंज हो रहा था। तो शॉलमारी बाबा एपिसोड हुआ है फ्रॉम 1961 से लेकर 1978 तक चला है, पर आई डोंट बिलीव कि शॉलमारी के ऊपर इतना बड़ा पूरे देश भर इंटेलिजेंस ऑपरेशन चल रहा है एंड दैट इज़ नॉट बीइंग शेयर्ड विद MI5। तो मुश्किल हमें ये फेस करना पड़ रहा है कि वी हैव टू गेस, मेक एजुकेटेड गेस, जब तक ये इंटेलिजेंस फाइल्स बाहर निकल के नहीं आता है। अब जैसे मैं देख रहा था, वो मूर ने एक फाइल जो कोट की है फ्रेंच आर्काइव्स की, हाँ। जिसे 100 साल के लिए बंद कर दिया गया है, वियतनाम की फाइल। तो मैं हैरान हूँ कि वो सोसाइटी जो अपने आप को सबसे बड़ा लिबर्टी और फ्रेटर्निटी और उसकी बात करती है, कि वियतनाम पे एक फाइल INA या वो उससे रिलेटेड, ऐसा उसमें क्या राज है जो फाइल 100 साल के लिए बंद कर दी गई? समझिए, तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि कुछ राज तो खुलेंगे, लेकिन हम और आप नहीं होंगे। लेकिन आगे वाले बच्चे याद करेंगे कि भाई उस जमाने में अनुज ने किताब रखी थी, चंद्रचंद ने किताब लिखी थी। हमारे लिए ये साल बहुत इम्पोर्टेंट है 2025 का, और ये किताब हम ट्रिगर के नाम पे, क्योंकि ये अगर लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए, पहली बार भारत में ऐसा हुआ है कि पिछले जब से ये पूरा नेताजी की डेथ का मुद्दा इस देश में छाया, मतलब लोगों ने डिस्कस, HP कामत ने स्टार्ट किया था सन 46 के आखिर में आकर के, जब ये शुरुआत हुई, तो आज पहली बार भारत में एक ऐसा माहौल बना है कि प्रधानमंत्री जो है फेवरेबल है। मोरारजी भाई थे, लेकिन मोरारजी भाई का टाइम कुछ और था। आज का सोशल मीडिया के ज़माने में जितनी नॉलेज लोगों को, और खासकर यंग लड़के लड़कियों को आज के ज़माने में, वो पहले कभी नहीं हुई। तो ये सबसे आप कह सकते हैं कि हमारा पीक है पूरे इस केस का इंटरेस्ट है, उसमें हमने ये बुक निकाला है। अगर ये लोग पढ़ लें, समझ लें, और उसमें जो हमने रिकमेंडेशन दी है कि हमें, मतलब इन ब्रीफ में करना ये कि हमको मोदी जी के, अमित शाह जी के पैर पकड़ने हैं कि सर आप वही निकालो। अगर अब नहीं खोल सके, अब नहीं कर सके, तो आगे जाके पता नहीं भगवान खैर अनुज, मैं आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर ये राज की फाइलें अब नहीं डिक्लासीफाई की गई
तो फिर कभी नहीं होगी। और अब नहीं खोली गई तो ये कभी नहीं खोली जाएगी, क्योंकि तीन मूर्ति में हमने देख लिया हाँ। कि अब तक फाइलों को डिस्ट्रॉय किया गया, कुछ साल पहले तक जो है, ठीक है, वापस बुलाया गया है वापस जो- बुलाया गया सारी चीज़ों को लेकर के। और इसलिए मैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, क्योंकि जब मैंने म्यूज़ियम बनाया था INA और नेताजी वाला लाल किले में, तो जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने खुद उसमें इंटरेस्ट लिया था, उस समय आप देखिए 21 अक्टूबर को भी आके वहाँ झंडा फहराया गया। रिपब्लिक डे परेड के अंदर INA से लीड कराना मायने रखता है। उसी साल हुआ ये, इसमें डोवल जी और इन सब, मैं समझता हूँ डोवल जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है इसमें। ये कराना एक बहुत बड़ी चीज़ थी। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद में स्टैच्यू जो इतने साल से खाली पड़ा हुआ था वो लगना। तो एक चीज़ कहीं ना कहीं मुझे ये लगती है, एक तो मेरा ये मानना है कि मोदी जी ने सुभाष बोस की सारी राइटिंग्स पढ़ी हैं, स्पीचेस, और वो मेरा ये मानना है। अगर ऐसा है तो बहुत मेरा एक खुशी की अपना बात है। मेरा एक अपना कंक्लूजन है उनकी, क्योंकि मैं उनकी स्पीचेस को भी एनालाइज करता हूँ, उनके व्यूज़ को भी एनालाइज करता हूँ। मेरा ये भी मानना है कि वो इस राज को बाहर लाना चाहते हैं, लेकिन विद इन द स्टेट कई चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरा ये मानना है, कई चीज़ों को PM से ऊपर जाके भी रोकती है। और अपनी फंक्शन, देखिए कोई भी डायरेक्टरेट जो है, IB का डायरेक्टर जनरल जो है, वो बाहर ये चीज़ नहीं लाने देंगे कि मेरे से पहले किसी डायरेक्टर ने जो है वो प्राइम मिनिस्टर के कहने पे या नेहरू फैमिली के कहने के ऊपर ये रिपोर्ट इस तरीके से लिखी या वो की, और वो आपका प्रूव हो गया डिक्लासिफाइड में। आप ही ने प्रूव किया कि वो कैसे झूठ बोला था मलिक ने कि IB का इससे कोई लेना देना नहीं है, और जब फाइलें डिक्लासीफाई हुई तो उसमें मलिक की लेटर्स निकल आए उसमें दिए हुए। डिक्लासिफाई नहीं हुई, हमने बोला ली उनसे, ली उनसे, मतलब जो आप जो डिक्लासिफाई मतलब हाँ करवाई उनसे, तो ये चीज़ें निकल करके आई उसके अंदर सामने। तो डीप स्टेट की आप बात कर रहे हैं, डीप स्टेट काफी मशहूर हो गया कि अमेरिका के अंदर एक कोई लोग हैं जो हाँ, गवर्नमेंट में नहीं है, बिल्कुल। वो लोग करते हैं। मेरा यहाँ तो गवर्नमेंट वाले भारत करते हैं, में- बीच में भारत का ब्यूरोक्रेसी, भारत का जो डीप स्टेट है वो मेरे मानने में वो ब्यूरोक्रेसी है भारत की। वो ब्यूरोक्रेसी नहीं है, सिर्फ वो सारे के सारे जिनको मैं कहता हूँ जो गांधी जी के जो भक्त है, जो गवर्नमेंट में सिस्टम के अंदर है, और उनका कंट्रोल मतलब ये है कि उनकी तूती बस्ती है देश के अंदर, और तो वो उनके बारे में है कि वो लोग जो है उसको कंट्रोल कर रहे हैं सिचुएशन की। उनका इंटरेस्ट ये है कि जो गांधीयन नैरेटिव है जिस पे भारत चल रहा है पिछले 70 साल से, वो गांधी नैरेटिव को अगर ये नेताजी की बात को निकाला जाए तो गांधी नैरेटिव को नुकसान पहुंचेगा या वो खत्म हो जाएगा। तो अपने उस नैरेटिव को बचाने की वजह से उनको फायदा है उस नैरेटिव। तो ये जो भारत में जो गांधी भक्त हैं वो मेरे ख्याल से डीप। अनुज जी, मैं आपको एक बात बताऊं, क्योंकि मैं कुछ चीज़ों में जुड़ा रहा म्यूज़ियम बनाते हुए और ये करते हुए, बहुत बड़ा तबका हमारी ब्यूरोक्रेसी में एक ऐसा है जो नेताजी का नाम तक नहीं लेना चाहता ब्यूरोक्रेसी में, फौज के अंदर, और सुनना चाहता। फौज में भी फौज में अब कम हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि नई जो फौज के अंदर अब ये यंगर जनरेशन आई है और वो आई है, फौज में तो बहुत कम हो गया है। पिछले 10-15 साल में तो बहुत कम हुआ चेंजेस है, आए हैं। लेकिन ब्यूरोक्रेसी में ये चीज़ बहुत है। एक चीज़ जो और एक डिस्कशन के बीच मेरे अंदर आई है और मैं आपको आपके सामने उसको रखना चाहता हूँ कि जो IB की फाइल्स जो हैं, कि इन फाइल्स के अंदर उस समय के जो IB की रिपोर्ट्स हैं, अब वो नेहरू के कहने पे कहिए या इंदिरा गांधी के कहने पे कहिए, उसमें नेताजी के बारे में कई नेगेटिव चीज़ें लिख दी गई, which is most likely, समझे? तो इसलिए शायद प्रधानमंत्री ये नहीं चाहते कि भाई पब्लिक में आए But there are और ways ये to आए, deal with. There are ways to deal with पूरे it. उसके ऊपर, लेकिन There are ways to देयर आर deal वेज इस सेंस में ये है कि देखिए कोई चीज़ कितनी भी गलत कोई रखे छुपा करके किसी के ऊपर कितना भी कुछ लगा ले, लेकिन वो असलियत को नहीं मार सकते। नहीं क्योंकि अगर वो कुछ भी कहें तो जो गुमनामी बाबा की अपनी राइटिंग्स हैं, मतलब जो कमेंट्स हैं बुक्स के ऊपर और वो सब चीज़ें जो हैं, मैं समझता हूँ एक अच्छा आर्गूमेंट उन लोगों का भी जवाब दिया जा सकता है। ऑलरेडी है, कवर किया, लेकिन अभी फिलहाल जो सिचुएशन अभी है 2025 में, तो 25 में हमको ध्यान में रखना है कि ये पूरा जो मुद्दा आज के दिन में आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं, मुद्दा है क्या, मुद्दा अब ये और कहाँ हमें अभी हिट करना है, कहाँ एक्शन हमें चाहिए इस साल में, वो ये है कि साल 2015 में नेताजी पूरे हिंदुस्तान में छा गए
पोस्ट क्लिपिंग स्कैंडल था, जो हमारी वजह से हुआ था, एक लंबी चौड़ी कहानी है। वो आने के बाद में मोदी जी ने अपनी सरकार ने फाइलें पब्लिक करनी शुरू करी। जब ये फाइल पब्लिक हुई हैं 2015-16 के और उसके बीच में, और 304 फाइलें पब्लिक हुई हैं, उसके बाद मीडिया में बहुत सी खबरें आनी शुरू हो गई। और मीडिया में काफ़ी चोरी जो थी उसमें से आप कह सकते हैं कि इंस्पायर्ड लोगों ने डाली है, कई लोगों ने अज्ञानता में डाली, कई लोगों ने सोच समझ के डाली। और एक मीडिया में एक तरह से एक माहौल क्रिएट किया गया कि जो मोदी जी ने जो फाइल पब्लिक की है उससे साबित होता है कि सुभाष बोस की डेथ किसी प्लेन क्रैश में ताइवान में हो गई। उसके बाद में एक और ये हो गई थी। ये तो चंद्र बोस बोल रहा है। जब मैंने चंद्र बोस से कहा कि भाई क्या एविडेंस है, तू एकदम पलटी मार गया है, तो बोला वो नई एविडेंस इन फाइल्स में आ गई है। मैं कहा मुझे भी दिखाओ, मैंने भी वो पढ़ी है, मुझे भी दिखाओ। मैं देखिए आपको बता ये तो जो ये कि बोस ये जो चीज़ दोबारा उठाई गई है कि ताइवान उसमें मर गए वो हमने पूरा हैं, डिटेल ये आपकी किताब की वजह से उठाई गई है, जो आपने गुमनामी बाबा पे बात ला के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जब फाइल डिक्लासिफाई हुआ 2015-16 से शुरू करके, जब फाइल डिक्लासिफाई होने लगा, जब फाइल डिक्लासिफिकेशन खत्म हुआ करीब 2018 में, तो बोस फैमिली ने एक स्टेटमेंट दिया, फॉर्मल स्टेटमेंट इशू किया था। ये चंद्र बोस वाज द स्पोक्सपर्सन, ही स्टिल द स्पोक्सपर्सन। तो उन्होंने कहा था कि इतने सारे फाइल्स हम जैसे लोग पढ़ के क्या समझेंगे, सरकार को एक कमेटी बिठाना चाहिए जो फाइल्स पढ़ेंगे, पढ़ के हमें बताएंगे कि उसमें है क्या। उसके 6 महीने के अंदर उन्होंने अपना पुराना स्टैंड बदल दिया। नहीं वो तो ये 6 महीने में, जो 3 साल से वो फाइल नहीं पढ़ पा रहे थे, 6 महीने में उन्होंने पढ़ लिया। अरे मेरे साथ रिकॉर्ड पे है भाई लगातार 2019 तक में। तो कोई प्लेन क्रैश नहीं है, कोई वो नहीं है। मैं आपको एक और बताता हूँ, मैं जब ये म्यूजियम बना रहा था तो ये सूर्या बोस का एक दिन जर्मनी से बड़ा गुस्से भरा वो आया मेरे पे फोन कि हाउ कैन यू से ही डाइड इन द प्लेन क्रैश इन द म्यूजियम। तो मैंने कहा भैया अभी तक तो मैं अपना उस पैनल तक पहुंचा ही नहीं हूँ लिखने के लिए, तुमको किसने बता दिया कि मैंने ये कह दिया कि वो प्लेन क्रैश में मर गए। बोले अच्छा फिर तो बड़ी अच्छी बात है, आप क्या लिखेंगे? मैं कहा मैं सिंपली ये लिखूंगा नेताजी डिसअपियर्ड। तो सर ये जो माहौल बिल्डअप हो रहा था ये अभी कुछ एक सालों में, तो 15-16 में ये जब फाइलें बाहर निकली तो एक तरफ से हुआ कि ये स्टोरी आनी शुरू हो गई मीडिया में कि साहब मोदी जी ने फाइलें पब्लिक करनी है, उसमें साबित हो रहा है नेताजी की डेथ होगी, तो ये उन्होंने क्लेम ठोका। नंबर 1। दूसरा ये कि उसी टाइम पे उसके थोड़ा उस टाइम से थोड़ा उसके बाद में ये अरुण जेटली ने स्टार्ट किया था ये पूरा। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप उसको यूज़ करना कि आज से 2-3 साल पहले तक जो कांग्रेस पार्टी की ऑफिशियल वेबसाइट थी उसके अंदर भी वो बोलते थे कि नेताजी की डेथ को लेकर डिस्प्यूट है। अभी भी 2-3 साल मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, आप दिखा देंगे, क्योंकि अभी वो साइट अभी चेंज हुई है वो लिंक है तो उन्होंने वो हटा दिया पोर्शन। लेकिन आज से 2-3 साल पहले तक कांग्रेस पार्टी की वेबसाइट के अंदर भी वो नेताजी की डेथ को खुद क्वेश्चन करते थे। लेकिन एकदम से पता नहीं, पहले तो ये हमारे जेटली जी शुरू हो गए, नेताजी को मार दिया उन्होंने। 18 अगस्त 1900 जो कहा था सुभाष बोस की डेथ का डेट है, उस दिन कांग्रेस पार्टी वाले कोई ट्वीट नहीं करते। ये करते कुछ लोग, कांग्रेस पार्टी के छोटे मोटे नेता वो करते हैं, गृह मंत्री नहीं करते, प्रधानमंत्री जी नहीं करते, अमित शाह जी नहीं करते, विदेश मंत्री नहीं करते, रक्षा मंत्री नहीं करते। लेकिन पता नहीं भाजपा के लोगों को क्या बीमारी पैदा हो गई है कि ये 18 अगस्त भाई एक बार एक इनके बहुत बड़े प्रवक्ता ने किया तो मैंने रविशंकर प्रसाद जी को फ़ोन किया, मैंने कहा क्या हो रहा, और 10 मिनट बाद ही फिर उस प्रवक्ता का फ़ोन आ गया, कपिल जी गलती हो गई, मैंने वो ट्वीट विड्रॉ कर लिया। ऐसा ना माहौल क्रिएट हो गया देश में पिछले कुछ सालों में कि साहब ये लोग बैठ करके ये जो घोष अनुसार बैठ के बोलते फिरते हैं नेताजी नहीं मरे, वो जीवित थे, अयोध्या में थे, और ये तो सरकार खुद कह रही है कि सुभाष बोस की डेथ प्लेन क्रैश में होगी। तब हमने ये डिसाइड किया कि आप, पर हम लोग को पता था कि ये कागज़ हमने ही बाहर निकलवाए थे, फाइलें हमारी वैसे लीक ऐसे ही हैं, तो हम लोगों ने इन फाइलों को पढ़ा। एक्चुअली ये मैं सीक्वेंस में थोड़ा बताता हूँ। ये फाइलें पढ़ के मैं ये बोल आप उसका समझाना कि फाइलें पढ़ी हमने सारी, और ये फाइलें पढ़ करके उसका सारा निचोड़ जो है ये है। और ये हमने कोई आप लगा लीजिए कि टोटल कितनी फाइलें पढ़ी हैं, देखिए कि हमने मोदी जी ने फाइल पब्लिक करी है 305, उसमें निकालने में हमारा उससे पहले हमारे प्रयत्न से, और ये 2-3 साल चंद्रचूड़ पीछे पड़ा रहा उनके 4 साल बिल्कुल उनके रोज ज़्यादा कि हम लोग इनके तंग करते थे उनको यहाँ पे, तब जा करके 1000 से ऊपर फाइलें मनमोहन सिंह सर गवर्नमेंट ने उठा करके नेशनल आर्काइव में डाल दी। वो तो 1000 प्लस ये 305, वो 1000 से ऊपर हम 1000 का मांगा लेके चल रहे, बट 1102 ऐसे कुछ करके है। उससे पहले साल 97 में रक्षा मंत्रालय ने 999 फाइलें नेताजी की INA की जुड़ी पब्लिक की थी, जिसमें से आप कह सकते हैं कि उसमें 8-10 फाइलें नेताजी की डेथ के बारे में। इन सारी फाइलों को पढ़ा, उसके साथ हमने फाइलें निकाली इंग्लैंड से,
6 फाइलें निकाली अमेरिका से, एक फाइल रेलेवेंट फाइल ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, और उसके अलावा फिर हमने सबसे पहली बार जो है कि ताइवान से हमने डॉक्यूमेंट चेक किए हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया वाली फाइल क्या चीज़? ऑस्ट्रेलिया वाली फाइल में बेसिकली वो कुछ इंटरसेप्ट्स थे, वो नेताजी जो टेलीग्राफिक इंटरसेप्ट्स, वो जो सबमरीन से आ रहे थे उसके बारे में है। और बीच में एक वो फाइल बनाने का रीज़न ये था, उन्होंने अपने उसमें नोट डाला हुआ है कि क्योंकि इस व्यक्ति के मरने के बारे में कंट्रोवर्सी, तो हमारे पास में ये रिकॉर्ड है, तो ये हम रिकॉर्ड पे लेके आ रहे हैं। तो लेकिन तो ये हमने सारी फाइलें, खासकर जो ताइवान की जो हमारी फाइलें, वो सब देख दुख करके इस किताब में हमने पूरा उसका निचोड़ डाला है। तो इसका जो लबो लबाब जो निकल के आ रहा है वो ये है कि अगर आप हमसे सवाल पूछे कि अनुज सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन सा है गवर्नमेंट की फाइलों में, तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट की फाइलों में आता है कि नोट फॉर द कैबिनेट, जो साल 2006 में बनाया गया था, और उसके थ्रू उन्होंने मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट को रिजेक्ट किया उस ज़माने की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने, और ये बोला कि नहीं, वो मुखर्जी आयोग कहता है कि सुभाष बोस की डेथ किसी प्लेन क्रैश में हुई, तो लेकिन उनकी डेथ प्लेन क्रैश में ही हुई थी। ये उन्होंने उस टाइम पे कंफर्म इन्होंने अपना कर दिया। जब ये डिबेट चल रही थी आज से कुछ एक साल पहले, तो साल 2017 में गृह मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट इशू किया, ट्वीट डाला, और उस ट्वीट में उन्होंने ये बोला कि ये जो डिसीजन जो लिया गया कि नेताजी की डेथ प्लेन क्रैश में हुई है, ये लेने वाली पिछली सरकार थी, लेकिन अगर कोई नए इनपुट आते हैं तो हम उसके लिए हम लोग राजी हैं देखने के लिए। तो ये किताब हमने लिख करके हमने ये एक्सप्लेन किया है और ये दिखाया है थ्रू एविडेंस कि साल 2006 में जो कांग्रेस पार्टी ने डिसीजन लिया था, इट वॉज मोटिवेटेड बाय पॉलिटिक्स, राजनीति के द्वारा उन्होंने कर लिया, कोई फैक्ट नहीं है। और हमने गवर्नमेंट को बोला कि ये आपका नया इनपुट है, और आप जो है आप मुखर्जी साहब की रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, नंबर 1। नंबर 2, मुखर्जी की रिपोर्ट पे साफ क्लियरली उन्होंने हिंट किया कि नेताजी रूस में गए थे, आप रूस की सरकार से बात करें, आपने बात अभी तक ढंग से नहीं करी है। और तीसरा ये कि जो इंटेलिजेंस के रिकॉर्ड्स होने चाहिए, जो हमने उसका इंडिकेशन दिया, आप वो सारे पब्लिक कीजिए। तो ये डिमांड लेकर के अगर हमको लगता है कि आज के समय काल में 2025 में जिस मुद्दे को लेकर हम जनता के पास जा रहे हैं, कि आप मोदी जी के हाथ पर पकड़िए उनको। हाँ, तो आप तो इन तीन डिमांड्स में गुमनामी की बात भी नहीं कर रहे। अभी हम नहीं कर आप तो सिर्फ ये बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें करने की जरूरत नहीं करने का कारण यह है सर कि जब हमने कॉन्ड्रम लिखा और जब गुमनामी मूवी आया और देश भर में पहली बार गुमनामी बाबा के बारे में चर्चा होने लगा देश भर में, और जनमानस में ये बात पहुंची, वो लोग सोचने लगे, सवाल करने लगे। तो उस टाइम पे क्या किया, उस टाइम पे बहुत इंटेलिजेंटली ये आशीष रे जो बोस फैमिली के एक्सटेंडेड मेंबर है, who claims to be very close to Anita and that part of the family. ठीक है, I mean no, he claims the closeness, but he pretends to speak on behalf of her. So that is the problem. close to Congress party. He is a spokesperson of the Congress, activist of the Congress party. He is not close. He is an activist of the Congress party. तो ये जो है उस टाइम पे लगातार वो छोड़ने लगे थे, फाइल्स रिलीज करने लगे थे कि मेरे पास इतने फाइल्स है। ही क्रिएटेड अ वेबसाइट जो बाद में सुनने में आया था कि इट हैज़ कम टू समथिंग लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेबसाइट, इमोरल ट्रैफिक वाला वेबसाइट बन गया है। तो इट हैज़ बीन टेकन ओवर बाय समबडी एल्स एंड यूज्ड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग्स। तो वहाँ पे जापानीज, ब्रिटिश, ये सिलेक्टिव कुछ फाइल्स के पार्ट्स वो रिलीज करने लगे और इंडियन प्रेस लैप्ड इट अप। हमारा प्रॉब्लम ये हुआ कि व्हेन यू एक पहेली है ये पूरा मुद्दा, लोगों के मन में सवाल ये 70-80 साल से हुआ है कि अगर नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई तो फिर हुआ क्या, कहाँ गए, क्या हुआ, वापस क्यों नहीं आए, वापस नहीं आए तो क्या हुआ, क्यों बाहर नहीं आए। वो जो एंड पीस है, कॉनड्रम वाज दैट एंड पीस। हम आपको फाइनल सॉल्यूशन दे रहे हैं विथ एविडेंस एंड एवरीथिंग। पूरा डिबेट को घुमा के ले जाके एकदम फ्रंट पीस पे ले गया कि प्लेन क्रैश तो हुआ था और मौत हो गया था, एंड द इंडियन मीडिया प्लेड अलाउंड। तो हमें समझ में आया, मैं ख़त्म कर लेता हूँ इसको, हमें समझ में आया कि देखिए ये अनुज ने जो 2011 में इंडियाज़ बिगेस्ट कवर अप लिखा था, इट्स अ फेनोमेनल बुक। बट ये समझ में आया कि एक अच्छा किताब लिखना काफ़ी नहीं है। यू हैव टू कीप वेरियस थिंग्स इन माइंड कि वेदर यू आर कन्विंसिंगली मेकिंग योर केस, वेदर द पीपल आर रीडरशिप वो आपकी बात समझ रहे हैं या नहीं रहे हैं, या फिर आपका जो पूरा लिंक है वो पूरा A to Z पूरा लिंक करके आप स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट तक पहुंच पा रहे हैं या नहीं। तो हमें लगा कि उसमें कमियां है, इसीलिए जब कॉनड्रम का इतना बड़ा खुलासा विथ सो मच एविडेंस हम सामने रख रहे हैं, बात को कोई कैसे प्लेन क्रैश में ले जा सकता है। देन वी डिसाइडेड कि जब तक
हम इस प्लेन क्रैश की ये होक्स को ख़त्म नहीं करेंगे, पूरी तरह से डिमोलिश नहीं करेंगे, वी कैन नॉट टेक द स्टेप अहेड एंड गो टू गुमनामी। क्योंकि सरकार का क्वेश्चन है कि नेताजी प्लेन क्रैश में मर गए। मैं आपको बताता हूँ अनुज, जब आपकी ये किताब आई कनंड्रम, तो मेरे से कई लोगों ने सवाल उठाए कि आप हिस्टोरियन हैं, आप अपने व्यूज़ दीजिए इसमें। तो मैंने कहा मैं हिस्टोरियन हूँ, इसलिए मैं अपने व्यूज़ रैंडम और एकदम से नहीं दूंगा। मैं इसको पढ़ूंगा, इसमें जो आर्गुमेंट है उनको देखूंगा, और जब मैंने वो देख लिए तो मेरी जो किताब हिंदी में आई नेताजी पे, उसमें मैंने इस सवाल को पूरा उठाया कि आपने जो ये कहा कि ये गुमनामी बाबा हैं, अगर वो गुमनामी बाबा नहीं हैं तो हमें इन 4-5 सवालों का उत्तर सरकार से चाहिए। नंबर 1, वो जो डीएनए का है वो क्या बोलते हैं, डीएफजी क्या बोलते हैं, और ग्राफ क्या जो आपने इलेक्ट्रोफेरोग्राम जो आपने मांगा है, उस पर ये कहना कि वो रिलीज़ करने से देश में पता नहीं अनार्की हो जाएगी, दंगे हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। वो अगर किसी गुमनामी बाबा कोई मर गया है और कोई गुमनामी बाबा का वो इलेक्ट्रोहोलोग्राम है, तो उसको सरकार को रिलीज़ करने में क्या दिक्कत है। नंबर 1। नंबर 2, हैंड राइटिंग जो आपने करवाई अमेरिका से, जो साबित करती है, जो इनका ऑफिशियल हिस्टोरियन है वो कहता है नहीं है, जबकि रिपोर्ट साइंटिफिक नहीं है, क्योंकि उसने पूरी रिपोर्ट नहीं दी। नहीं, बच्चों के जैसे रिपोर्ट समझे, बच्चों के जैसे रिपोर्ट समझे, बता रहा हूँ आपको। दूसरा सवाल ये हुआ। तीसरा सवाल ये हुआ कि साहे को ये कहा गया था कि वो ये आइडेंटिफाई करे कि गुमनामी बाबा कौन है, कमीशन को। उसको ये नहीं कहा गया था कि तुम ये कहो कि ये बोस नहीं है, समझे। उसने अपनी रिपोर्ट में लिख दिया कि ये बोस नहीं है, जबकि पहली बार हमने मिला था। आगे सुननी, वो मैं अभी आ रहा हूँ उस पर। आगे क्या कहता है कि ही माइट हैव बीन सम अदर ऑफिसर ऑफ आईएनए, सम एडमायरर ऑफ आईएनए। अरे वो तो सारे मालूम है, जितने बंगाली थे आईएनए के अंदर और उसके अंदर, कि उस पर वर्दी भी आ गई, दूरबीन भी आ गई, कागज भी आ गए, राइटिंग भी मिल गई, सब चीजें हो गई। चौथी बात कि आईबी रिपोर्ट्स और सीआईडी रिपोर्ट्स ये साहिर ने क्यों नहीं मांगी, ठीक है। और अगर वो आदमी गुमनामी था और उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, रेलेवेंस नहीं थी, तो भाई उस पर आईबी क्यों नजर रखे हुए थी, उस पर सीआईडी क्यों नजर रखे हुए थी। मेरा अपना कुलीग आरपी सिंह रूरल एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेसर था, उसके नाना जो है वो यूपी में होम मिनिस्टर होते थे, तो कह रहा है नाना जी मिलने जाते थे, कभी ये नहीं बताते थे किससे मिलने गए, इतना कहते थे एक बहुत बड़े आदमी से मिल के आया। अब वो तो बेचारा ना इधर का है ना उधर का, इंडिपेंडेंट बच्चा था उस समय जो बताता है। 5 चीफ मिनिस्टर। तीसरी बात आप देखिए कि जो एक बात और लास्ट मेरे दिमाग में आई, गुमनामी बाबा की आप पोजीशनिंग देखिए। फैजाबाद के अंदर कैंटोनमेंट एरिया, उसके नज़दीक तमाम आर्मी ऑफिसर्स उनसे मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं अब कि क्या हमारे देश में अंतरात्मा बिल्कुल लोगों की इतनी मर गई है कि जैसे और जगहों पे होता है, वो विकीलीक्स हो गए, वो XIA वाले ने स्टेटमेंट दे दिया, वो कर दिया। हमारे यहाँ कोई XIB का आदमी या XCID का आदमी, एक आदमी ने हिम्मत की थी, धर्मेंद्र गौड़ ने की, सर उसने बोला था जब उसने CID रिकॉर्ड्स को वो किया था बता करके चंद्रशेखर आजाद के, उसका क्या हाल किया इन लोगों ने, वो तो आप जानते हैं। लेकिन क्या ये मुझे पता नहीं, अरे उसको तो उसी समय इमरजेंसी में इतना दबा दिया गया था। अच्छा, मुझे नहीं मालूम। तो इसी बात से तो डरते हैं ना सरकारी जो भी है, इसी भाई बात से मुझको डरते हैं। लोगों ने बताया, इवन इसने जब ये साहे वाली किताब आई द स्टियरिंग टाइम्स, तो इस किताब को पढ़ने के बाद में मुझे संजय चौधरी नहीं दी थी। मैंने किताब को पढ़ने के बाद में मैंने पूछा इससे, मैं कहा भाई इसमें वो बर्मा वाला चैप्टर कहाँ है। 1 महीना बोस ने, नेताजी ने बर्मा के बॉर्डर पे बिताया था, एमसाई के साथ ट्रेंचेस में और उसमें मूव करते हुए। तो संजय चौधरी एकदम मुझसे छूटते ही बोलते हैं, तो आपने पकड़ लिया
मैं कहा भाई मैं हिस्टोरियन हूँ, मैं तो चीज़ों को देखता हूँ उस हिसाब से। तो बोले भाई जब मैं इस किताब को छाप रहा था आईबी वाले तक घर पहुँच गए थे, अब आगे मैं क्या कहूँ, समझे। तो ये तो मतलब, और ये मैं मानता हूँ क्योंकि उन डिक्लासिफाइड फाइल्स में ही मिला है कि एक कोशील बद्राजी वगैरह कोई वो सेमिनार कराना चाहते हैं, तो उस पर आईबी को होम मिनिस्ट्री से लेटर जा रही है कि पूरी इंक्वायरी करोगे, इनकी मंशा क्या है, जबकि वो पूरे गवर्नमेंट के साथ में इसके पीछे इनकी मंशा क्या है, ये क्या कराना चाहते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का सरकार को जवाब देना चाहिए। और अगर आज की सरकार ये जवाब नहीं देती तो फिर ये जवाब आएगा 100 साल बाद, 200 साल बाद कभी निकल सर ये है सरकार को तो करना चाहिए, पर मैं ये जो बोलता हूँ, मेरा जो मानना है कि सरकार कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सरकार कोई बेनेवोलेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। सरकार देश चलाने आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने हैं, और सरकार चलाती है एक राजनीतिक दल, एक पार्टी, जिनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा होता है, और सबसे ऊपर जो एजेंडा होता है कि 5 साल बाद हमें ही वापस आना है। तो जाहिर है वो फोकस करेगा उन मुद्दों पे जिससे उनको वोट मिलेगा। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नेताजी को जब तक इलेक्टोरल इशू नहीं बना सकते हम लोग, जनता के लिए भी ये ठीक नहीं है कि हर चीज़ के लिए बोले सरकार कर दे, सरकार कर दे, सरकार कर दे। सरकार के ऊपर दबाव भी तो डालना चाहिए। घर पे बैठ के आप सोचते रहेंगे, हाइपोथेसाइज करते रहेंगे, मॉरलाइज करते रहेंगे, राइटियस इंडिग्नेशन दिखाएंगे, ऐसे नहीं होता है। पॉलिटिक्स ऐसे नहीं होता है। कोई जैसे वो स्नूपिंग स्टोरी जब ब्रेक हुआ, उसके चलते जो दबाव आया सरकार के ऊपर, तभी ममता बनर्जी और मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया। तो एक ट्रिगर पॉइंट होना चाहिए। जब इसके चलते एक ट्रिगर पॉइंट हम प्रेस कर पाएंगे, जब एक रैपिड रिस्पॉन्स होगा, एक मैसिव रिस्पॉन्स होगा, चाहे मीडिया से हो चाहे पब्लिक से हो, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। क्योंकि मैं वो ट्रिगर पॉइंट हमने इसमें किताब में दिया है, तो इन्हें पॉलिटिकली भी सूट करता है कांग्रेस पे जूता मारने के पार्लियामेंट एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद फिर देखो फिर खेल क्या होता है देश का। एक प्रपोजल दिया था मैंने म्यूजियम बनाते हुए भी, हाँ, कि भाई एक 2-3 लोगों की टीम यहाँ से बना करके हाँ, बर्मा, मलाया, सिंगापुर, इन जगहों पे भेजी जाए, थाईलैंड, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे लोगों के पास मौजूद हैं, INA से और आज़ाद हिंद सरकार और इनसे रिलेटेड। अब जैसे थाईलैंड में आप भी देख के आए, नेताजी की पिस्तौल है, स्टैम्प वो पूरी है INA वाली, वहाँ पे उनका वो चांदी वाला टी सेट है, सिगार, सब चीज़ें मौजूद है वहाँ पे, टेबल है जिसके ऊपर। नहीं मैं बता रहा हूँ सर, तो मैं चाहता था कि ये म्यूजियम में आए। बिल्कुल। और मैंने ये तक कहा उसमें कि भाई इसमें हम और चीज़ें भी ढूंढेंगे, आप एक IB का आदमी इसमें साथ कर दीजिए, एक हिस्टोरियन कर दीजिए इसके अंदर, एक आध कोई सीनियर आर्मी ऑफिसर कर दीजिए, जो कोई पूरा डिप्लोमेट कर दीजिए जो इसको इस तरीके की रखे। ब्यूरोक्रेसी ने उसको कट डाउन कर दिया। ये पिस्तौल लाने वाली बात तक जो है वो डोनर तैयार थे देने को हमको, श्री चावला जी की फैमिली। सर मैं आपको बोल रहा हूँ ये नहीं होगा, उसको नहीं लाने दे, नहीं लाने देंगे। और पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, आप जो ये इंसिडेंसेस की बात कर रहे हैं, जो एनेक्डोट्स की बात कर रहे हैं कि इतने सारे इधर फैला हुआ है, स्कैटर्ड है, साउथ ईस्ट एशिया में इतने सारे ट्रेजर स्कैटर्ड है, पर्सनल उसमें है, कहीं पे म्यूजियम में है, कुछ है, तो हम चाहते हैं कि सारा इकट्ठा है, पर ये नहीं होगा जब तक सरकार एक ठोस पॉलिसी नहीं अडॉप्ट करती है। और वो तब होगा, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बार मतलब आप रस्सी खींचने शुरू करें, एक बार पूरा का पूरा आ जाएगा लपेटे में। उस पे एक इशू है ना, इशू ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र के बोस के नाम को अमेरिका, इंग्लैंड, इन जगहों पे नहीं बेचा जा सकता। गांधी का नाम बिकता है, गांधी का नाम बिकता है, बिल्कुल ना, ठीक है। और फिर अगर ये ब्यूरोक्रेसी भी और वो सब, तो उनके बच्चे कैसे जाएंगे भाई इंग्लिश यूनिवर्सिटी? सर मैं ये बोलता हूँ कि उस वो मॉडल को, वो पुराना मॉडल को मोदी जी ने चैलेंज कर दिया है। कर्तव्य पथ में स्टैचू लगा के उस पुराने सोच को, मॉडल को चैलेंज कर दिया है। नाम भी जो राजपथ चेंज किया है उसको भी बदला है उन्होंने। अब ही हैज टेकन द फर्स्ट स्टेप, नाउ ही हैज टू टेक द सब्सिक्वेंट स्टेप्स। वो उनके लिए पॉसिबल है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि इफ एनीबडी कैन डू इट, इट इज मोदी जी। मेरा एक और इस पे कहना है कि नाउ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड मोदी जी एंड नोइंग मोदी जी, मैं समझता हूं एक बार चीज़ जो उनके दिमाग में आ चुकी है उसे करेंगे तो सही,
लेकिन अप्रोप्रिएट टाइम पे या किस समय सर वो सूट करता है, प्रॉब्लम क्या ये है, करता है। बात ऐसा है, अप्रोप्रिएट टाइम इज ऑल ओके एंड गुड, बट दुनिया और सर्कमस्टेंसेस इंसान के हाथ में नहीं होता है। वो आई एग्री, दैट आई एग्री। तो अप्रोप्रिएट टाइम पे करूंगा करके बैठे रहेंगे तो कब आएगा भी या नहीं, किसी को पता नहीं। एक मैं सारे नेताजी एंथुसियास्ट को जिन्होंने मूवमेंट किसी ना किसी तौर पे चलाया, चाहे किसी ने उस दिन बर्थडे मनाना हो 23 जनवरी को, या किसी ने जुलूस निकाला हो या झंडा लगाया हो, आज मैं आप सबको और उनको एक बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज सुभाष चंद्र बोस का नाम फिर से एक बार इस देश के अंदर जितना ऊंचा ऊपर उठ करके खड़ा हुआ है, वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था आज से 15-20 साल पहले, 10 साल पहले तक, 10 साल पहले तक, कि नेताजी का नाम इस तरीके से, उनका योगदान इस तरीके से, और उसको इस तरीके से इस देश में याद किया जाएगा। और उसके अंदर आपकी ये जो पुस्तक है, जो पहली पुस्तक है, और हमारे अगेंस्ट जो क्रिटिसिज्म है कि हम सेंसेशनलाइज करते हैं डेथ मिस्ट्री को, हमारा एम है टू यूज दिस। चंद्राचूड़ जी, मैं बोल देता हूं, कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है, लोगों को समझना ये है कि देयर इज अ नीड टू रिस्पॉन्ड टू दैट क्रिटिसिज्म कि वी मोर देन देम वी वांट टू ब्रिंग नेताजी बैक टू इंडियन पॉलिटिकल मेनस्ट्रीम। जहां अंबेडकर का डिस्कशन चल रहा है, जहां पे सावरकर का डिस्कशन चल रहा है, जहां पे गांधी का डिस्कशन चल रहा है, जहां के सावित्रीबाई फुले का डिस्कशन चल रहा है, कमला देवी चट्टोपाध्याय का डिस्कशन चल रहा है, इट इज अनइमेजिनेबल कि वहां पे मेन स्ट्रीम डिस्कशन में, पॉलिटिकल डिस्कशन में नेताजी का नाम नहीं आपको है। एक बात बताऊं मैं, हमें वो लाना है। आपको बताऊं मैं आपको, जब जिस तरीके से मैंने उठाया आजाद हिंद दल को कि काउंटर ब्यूरोक्रेसी नेताजी बनाना चाहते थे, नौकरशाही, राष्ट्रवादी नौकरशाही, उस एंगल से कभी नेताजी को नहीं देखा गया। जो एजुकेशन की बात नेताजी कर रहे हैं उससे कोई नहीं देखा गया। इंडस्ट्रिस्ट की जो बात करते हैं, अरे किसने बनाया था प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन? नेहरू को। इसने तो मना कर दिया था, समझे। और किन किन साइंटिस्ट से मिले नेताजी इसको बनाने के लिए। तो वो जो व्यूज है नेताजी के विमेन के ऊपर, आप व्यूज देखिए। अरे ये लोग आज विमेन ऑनर की बात करते हैं, वो अगले आदमी ने पूरी रानी झांसी रेजिमेंट खड़ी करके दे दी। बिल्कुल। और उस समय ये कहा था कि मुझे ऐसी स्त्रियां चाहिए जो हाथ में तलवार लेकर के जौहर कर सके, सतीना करे। सिस्टम तो नहीं चाहता ना कि वो डीप स्टेट को, तो गांधी जी का नाम सुना, तो वही उसी का नाम है कि हम लोग अभी तो अनुज जी, मैं करने के लिए मुखर्जी साहब की रिपोर्ट को एक्सेप्ट करो, उसके बाद फिर देखो। उसके बाद देखी जाएगी। Accept मेरा आप सबको धन्यवाद देने से पहले मैं सारे अपने श्रोताओं से ये अपील करना चाहूँगा कि एक बार ट्वीट ज़रूर करें, इंस्टाग्राम पे ज़रूर लिखें, फेसबुक पे ज़रूर लिखें, मोदी जी को एड्रेस करते हुए, टैग करते हुए, कि कृपया करके मुखर्जी रिपोर्ट को पार्लियामेंट में दोबारा रखा जाए। बिल्कुल। पार्लियामेंट में रखने की जरूरत नहीं है, आप Accept accept it. कर लीजिए। एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट करिए, क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट की लिखी हुई रिपोर्ट थी। नहीं फॉर्मर जज हाँ, जज की पार्लियामेंट में भी देखिए, आप कहिए, आप ये कहिए कि कैबिनेट इसको अप्रूव करे, एक्सेप्ट करे। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से अब ये नेताजी के ऊपर भी आपने ये आगे और बहुत डॉक्यूमेंटेशन निकाल दिया, शायद आपकी रिसर्च शास्त्री जी के ऊपर भी जो आपने लिखा था, योर प्राइम मिनिस्टर इज डेड, उसको और आगे बढ़ाएगी। और वो लंबी चौड़ी कहानी की नहीं, केस का ही मुद्दा है वो। इस लंबी चौड़ी को आपने कितना सरल करके और सबूत के साथ इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो साथ में जुड़ा हुआ सो बहुत बहुत आप Domino दोनों का effect. धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद टू बोथ ऑफ यू। जय जय हिंद। जय हिंद।